बच्चों, आज हम शाब्दिक संवाद या बोलने, शाब्दिक संवाद मैंने बोलना के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि ईएस का और आपके ज़िंदगी का महत्वपूर्ण आप कह लोगे हिस्सा है। सीखना महत्वपूर्ण है। इस पाठ में हम शाब्दिक संवाद यानी वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, मौखिक और लिखित संवाद के बीच अंतर क्या है, अच्छे शाब्दिक संवाद या वर्बल कम्युनिकेशन का महत्व क्या है के बारे में सीखेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन से आप क्या समझती हैं, इसके अंदर 3-4 लाइनें आपने लिखनी है। तो उसके बाद में देखिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। जब हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं तो इसे शाब्दिक संवाद या वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हम किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, तमिल, कश्मीरी, अंग्रेजी, असमिया आदि में बोली गई वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है। इसी तरह से हिंदी, तमिल, कश्मीरी, असमिया में लिखी गई कोई भी बात वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है ना। प्रभावी संवाद के लिए ज़रूरी है हम अपनी बात रखते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें। जिससे बात करनी है उस आधार पर कई तरह से किया जा सकता है। जैसे कि कम्युनिकेटिंग, देखो इस पिक्चर में हे हाउ आर यू, तो ये कहते हैं आई एम फाइन थैंक यू। उसके बाद में ये देखो ये भी कहते हैं कि ये कुछ बोल रहे हैं 1 पर्सन टू ग्रुप, 1 पर्सन टू पर्सन। ठीक है ना। आप आमतौर पर अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं? आप पर लागू होने वाले विकल्प चुनें। फ़ोन कॉल पर बात करना, मैसेज लिखकर बात करना, चिट्ठी लिखकर बात करना या कोई अन्य तरीका आपका। आइए लिखित और मौखिक संवाद के बीच अंतर समझें। अक्सर ऐसा माना जाता है कि वर्बल कम्युनिकेशन का संबंध केवल बोलने से है। असल में किसी भी संदेश को बोलकर या लिखकर पहुंचाना वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ज़्यादा जानने के लिए नीचे के टेबल के अनुसार देखो वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ना और लिखना। ठीक है जी। किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, असाइनमेंट, जर्नल आदि, ईमेल, पत्र, संदेश आदि, पोस्टर, नोटिस, निर्देश, पुस्तिका इत्यादि। ठीक है। बोलना और सुनना, दोस्तों, शिक्षकों, अजनबियों आदि से आमने सामने बातचीत, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, ऑनलाइन क्लास आदि, रेडियो, टीवी, वीडियो, संगीत, पोस्ट कार्ड आदि। संवाद को सफल बनाने के लिए हमेशा 2 पक्षों की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। बोलते समय संदेश बोलने के लिए एक वक्ता और उसे समझने के लिए एक श्रोता चाहिए होता है। 2 चीज़ें ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर श्रोता नहीं होगा तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, और बोलने वाला नहीं होगा तो श्रोता करेगा क्या। ठीक है ना। लिखते समय एक लेखक और पाठक की ज़रूरत होती है ना। अगर पाठक नहीं होगा तो लेखक करेगा क्या लिख के, और लेखक ही नहीं है तो पाठक भी क्या करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्बल कम्युनिकेशन की सफलता मुख्य 3 बातों पर निर्भर करती है। संवाद करने के तरीके पर, संवाद के लिए उपयोग किए गए शब्दों पर, एक दूसरे को समझने के लिए की प्रक्रिया पर। आप किस तरह का संवाद बेहतर तरीके से कर सकती हैं, लिखना या बोलना, आप किस तरह इसमें सुधार ला सकती हैं। इसमें 3-4 लाइनें लिखी हैं। अच्छे वर्बल कम्युनिकेशन का महत्व क्या है। अगले हफ्ते मैं छुट्टी पर रहूँगा, कृपया मिस रीना के पास ये पार्सल मंगलवार शाम 4 बजे से पहले भिजवा देना। ठीक है उषा मैडम, मैं भिजवा दूंगा। तो आप किसी व्यक्ति तक पहुंचाने और उसकी बात समझने के लिए कम्युनिकेशन, चाहे वह बोलकर हो, अब मैंने मैडम से बात की है तो बोलकर की है ना, या फिर लिखकर हो, बहुत ही आवश्यक है। अच्छे वर्बल कम्युनिकेशन से लोगों के बीच के संबंध अच्छे होते हैं। इसका कार्य संस्कृति, कर्मचारियों की खुशी और काम की सफलता पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी कार्यस्थल पर स्पष्ट संवाद से काम में तेजी आती है।
यह काम अच्छी तरह से करने में कर्मचारियों की मदद करता है। यह एम्प्लॉयर को अपने कर्मचारियों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में भी मदद होता है। सरल और स्पष्ट वर्बल कम्युनिकेशन से गलती की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। आइए सरल और स्पष्ट संवाद के महत्व को समझने के लिए कुछ और उदाहरण देखें, ठीक है ना। अपने मित्र को सरल और स्पष्ट संवाद करने के 3 तरीके कौन कौन से हैं बताइए आप। आप अपने परिवार को अपनी ड्रीम जॉब के बारे में बताना चाहती हैं, लेकिन वे आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है ना। आप इस विषय पर उनके साथ संवाद करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगी फिर। तो आज आपने इस लेसन में क्या सीखा बच्चों। वर्बल कम्युनिकेशन जानकारी साझा करने के लिए शब्दों का उपयोग है। वर्बल कम्युनिकेशन के 2 प्रमुख रूप हैं, लिखकर संवाद करना और बोलना शामिल है। जब वर्बल कम्युनिकेशन सरल और स्पष्ट होता है तो गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। शाब्दिक संवाद लिखित में क्या है, इसमें हम क्या लिखेंगे, पत्र लिखना सीखेंगे, ठीक है भाई। और एक महत्वपूर्ण है जो आजकल चला हुआ है, पहले तो फैक्स होता था, फैक्स मशीन, अब ये रखी हुई है अपनी लैब में। और ये देखिए ये रिफैक्स मशीन है ना। लेकिन इसकी जगह एक चीज़ ने ले ली। किसने ले ली भाई, ईमेल ने। तो ईमेल लिखना, रेज्यूम लिखना, ठीक है ना, ये आप सीखें। तो आप पत्र और ईमेल लिखने के लिए क्या उपयोग करती हैं, सही उत्तर खाली स्थान में भरें। मैं पेन कंप्यूटर का उपयोग करके एक ईमेल लिखती हूँ, तो इसके अंदर कंप्यूटर आएगा। मैं पेन कंप्यूटर का उपयोग करके एक पत्र लिखती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में आइए जानें कि पत्र कैसे लिखें। सेंडर्स, तो आपको जैसे कि शॉर्ट हैंड वाले उसमें कई बच्चों ने तो कर ही रखा है, लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर देंगे। सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, रिसीव्स एड्रेस है, ग्रीटिंग्स है, सब्जेक्ट बॉडी, और उसके बाद में सिग्नेचर आता है। तो एक पत्र 2 लोगों के बीच लिखित संवाद का एक मुख्य रूप है। हम अपने दोस्तों और परिवारों से बात करने के लिए पत्र लिख सकते हैं। अपने कार्यस्थल में किसी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए भी पत्रों का आदान उपयोग किया जा सकता है। इन पत्रों को औपचारिक या फॉर्मल पत्र कहा जाता है। इंटरनेट का आविष्कार होने से पहले पत्रों का काफ़ी उपयोग किया जाता था। यानी ये लगाओ आप कि सन लगा लो 80 तक बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। और जब डाकिया जाता था गली से तो हम ये वेट करते थे क्या पता हमारी भी कोई चिट्ठी आ रही हो। लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ईमेल का चलन हो गया है। लेट अस कम टू द पॉइंट। फॉर्मल लेटर लिखने के 7 चरण होते हैं बेटा, जानिए क्या है वे। पहला चरण है पत्र भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस बताया था मैंने पहले। तो पत्र की शुरुआत हमेशा भेजने वाले के पते से होती है। सबसे पहले भेजने वाले का पता। इस तरह पढ़ने वाला आसानी से जान पाता है कि पत्र किसका है। हमें अपना पूरा पता लिखना चाहिए ताकि वे जान सके कि उन्हें जवाब किस पते पर भेजना है। तारीख, ठीक है ना, डेट भी होनी चाहिए उस पर। तारीख तो हर चीज़ पे डालनी चाहिए, आप काम करते हो उस पर भी डेट डालनी चाहिए ना। पत्रों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कुछ समय लगता है। उस दिन की तारीख लिखना ज़रूरी है जब पत्र भेजा गया था, ठीक है। उसके बाद में है तीसरा चरण, पाने वाले का पता, रिसीवर्स एड्रेस जिसको बोलते हैं। जैसे आपने अपना पता लिखा था वैसे ही आपको पत्र पाने वाले का भी पता लिखना चाहिए। इससे स्पष्ट यह पक्का होता है कि पत्र सही व्यक्ति तक पहुंच गया। अभिनंदन, सॉल्यूशंस, जब हम किसी का फ़ोन उठाते हैं तो हेलो कहते हैं ना। यह हमें बातचीत शुरू करने और उस व्यक्ति का अभिवादन करने में मदद करता है जिससे हम बात कर रहे हैं। हमें अपने पत्र में भी एक अभिवादन से शुरुआत करनी चाहिए। सामान्य दीवानों में जैसे नमस्ते, नमस्कार, प्रिय शामिल है। जिसके बाद हम पत्र पाने वाले व्यक्ति का नाम लिखते हैं। विषय क्या होगा विषय में?
अगला चरण पढ़ने वाले का को यह बताना है कि पत्र किस बारे में है, विषय में पत्र किस बारे में है, इसमें होगा। हम इसे शुरुआत में विषय लिखकर या के बारे में जोड़कर लिखते हैं। विषय को छोटा और समझने में आसान रखें ताकि समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए यदि आप एक बैंक खाता बंद कराना चाहते हैं तो हम विषय खाता संख्या बंद कराने बारे में लिख सकते हैं। अनौपचारिक या इनफॉर्मल पत्रों में विषय लिखने की जरूरत नहीं होती। और फिर उसके बाद में है बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र का मुख्य भाग। यह है पत्र का मुख्य हिस्सा है। यह वह हिस्सा है जहां हम सब कुछ कहने को मिलता है हमें, जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। अक्सर पत्र का उपयोग स्थानीय सरकारी अधिकारियों से शिकायत करने या बैंक के साथ बातचीत करने जैसे कि ऑफिशियल उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हम जो भी बात करना चाहते हैं उसे पत्र के मुख्य भाग में लिखते हैं। हस्ताक्षर क्या होता है? जब हम कुछ लिख चुके होते हैं तो पत्र को समाप्त करना होता है। किसी भी पत्र पर आखिरी चीज़ हमारे हस्ताक्षर होती हैं। पत्र को समाप्त करने के कई तरीके हैं। अगर हम उस व्यक्ति से को अच्छी तरह जानते हैं तो हम प्यार या शुभकामनाएं लिख सकते हैं। अगर हम उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते तो हम भवदीय या समन्वय लिख सकते हैं। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम लिखना न भूलें, ठीक है ना। सभी 7 चरण पूरा करने के बाद हमारा पत्र भेजने के लिए तैयार हो जाता है। टिप्स: आप अपने पत्र को एक लिफाफे में रखें, उस पर अपना पता और पाने वाले का पता लिखें। इसके लिए ज़रूरी टिकट लगाएं और इसे एक पोस्ट बॉक्स में डाल दें। ऐसा करने के बाद आपका पत्र चला जाता है। आप अपने दोस्तों को पत्र लिख रहे हैं, निम्नलिखित कौन सा आपके पत्र का हिस्सा नहीं होगा, उस पर गोलधारा लगाइए, लिख रखा, ठीक है ना। जानिए ईमेल कैसे करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसे कि उसमें सेंडर्स ईमेल आईडी, ठीक है, सब्जेक्ट लाइन ईमेल बॉडी। और जैसे कि ईमेल एक ऐसा पत्र है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करके उसके इंटरनेट के ज़रिए भेजते हैं। यह पत्र पोस्ट करने की तुलना में बहुत तेज़ है। आजकल ईमेल भेजना कम्युनिकेशन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लोग काम के लिए और अपने दोस्तों को अक्सर ईमेल लिखते हैं। आइए जानें ईमेल कैसे लिखें। सबसे पहले ईमेल लिखने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी में लॉगिन करना होगा। सबसे पहले लॉगिन करो। पहले तो ईमेल ऊपर ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, फिर पासवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन पर कंपोज या न्यू ईमेल बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। इंटरनेट ईमेल भेजने के 3 चरण होते हैं। ईमेल पाने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखो। पहले हम ईमेल किसे भेज रहे हैं, टू बॉक्स में उसकी ईमेल आईडी डालें। इससे हमारे ईमेल को सही व्यक्ति तक पहुंचने में मदद मिलती है। यह पत्र पाने वाले व्यक्ति के पते की तरह होती है, ठीक है। टिप्स: 2 में लिखी जा रही ईमेल आईडी की स्पेलिंग को ध्यान में जांचें। अगर हम कोई गलती करते हैं तो ईमेल गलत व्यक्ति तक पहुंच सकता है। विषय से पता चलता है कि हमारा ईमेल किस बारे में है। जैसे कि आपको अपने परिवार में एक फंक्शन है जिसमें 24 नंबर को शामिल होना है। आप एक कंपनी में ये काम कर रहे हैं और उस दिन के लिए छुट्टी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। विषय: छुट्टी के लिए आवेदन 24 नवंबर हो सकता है। आपके चाचा ने आपको जन्मदिन के लिए उपहार के रूप में नए ईयरफोन भेजे हैं। आप धन्यवाद कहने के लिए एक ईमेल भेज रहे हैं। विषय हो सकता है जन्मदिन के लिए उपहार के लिए धन्यवाद। टिप्स: विषय को छोटा और समझने को आसान रखें। ईमेल के मुख्य भाग में विस्तार से लिखें। ईमेल बॉडी, ठीक है। फिर इनमें से विषय का एक अच्छा उदाहरण लें। विषय छोटा, समझने में आसान होना चाहिए, जो सही है उसे टिक कर दें। आइए जानें रिज्यूम में कैसे लिखते हैं। ज़्यादातर नौकरियों के आवेदन में हमें अपना रिज्यूम भरना होता है। तो रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम एक दस्तावेज है जिसमें हमारी शिक्षा,
अनुभव के बारे में जानकारी होती है। यह कंपनी को यह बताने का एक तेज़ और आसान तरीका है कि हम नौकरी के लिए सही उम्मीदवार क्यों हैं। नौकरी पाने के लिए एक अच्छा रिज्यूम बहुत ज़रूरी है। देखो, पहले नाम आएगा, फिर संपर्क विवरण आएगा, फिर शिक्षा आएगी। ये देखो, इसमें रिज्यूम का वो फॉर्मेट दिया हुआ है। शिक्षा के बाद में कार्य अनुभव, फिर उसके बाद में आपने टिप्स में पढ़ो कौशल स्किल्स, या आपको क्या आता है करना अच्छे से, वो क्या आप काम कर सकते हैं। रिज्यूमे के हर सेक्शन में एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। ये उसके उद्देश्य हैं, ये सेक्शन है। इसमें आपने क्या सीखा, पत्र पेन और पेपर से लिखे जाते हैं। पत्र लिखने का ये 6 चरण हैं। ईमेल पत्रों की तरह होते हैं, लेकिन डिजिटल डिवाइस का उपयोग करके इंटरनेट पर भेजे जाते हैं। नौकरी के लिए आवेदन करते समय रिज्यूमे ज़रूरी है भाई। रिज्यूमे से संपर्क विवरण, शिक्षा, अनुभव और कौशल के लिए अलग अलग सेक्शन हैं। ठीक है, तो बच्चों अगले वीडियो में हम अशाब्दिक संवाद करेंगे। लेक्चर लगाने के लिए धन्यवाद।